वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 7 जनवरी 2021 है, दिन है थर्सडे। दिन की शुरुआत करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम सर के कोट के साथ। स्मॉल एम इज ए क्राइम, हैव ग्रेट एम। सिंपल, राइट? अगर अपने लिए कोई लक्ष्य रख रहे हैं तो मेक श्योर यू कीप ए बिग वन, क्योंकि आज जहाँ पर हम हैं हम सोच नहीं सकते, राइट? फ्यूचर तो हमने देखा नहीं है। तो आज की जो हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम हमारे लक्ष्य रखते हैं। ऐसा मत करें। जो आप सोच सकते हैं उससे एक स्टेप ज़्यादा बड़ा सोचें और ऐसा कोई लक्ष्य रखें। और अगर आप, दिस इज़ लाइक ए सीड, यू नो, जितनी अच्छी क्वालिटी का सीड होगा और जितनी उसकी देखभाल की जाएगी, जितना न्यूट्रिशन उसको दिया जाएगा, जितनी मेहनत उसके ऊपर की जाएगी, उसी प्रकार का फ्रूट आपको देखने को मिलेगा। सिंपल इज दैट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और यूएसए के बारे में। देन वी हैव यूएसए, ईरान, फिर वेस्ट एशिया के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। द परस्यूट ऑफ असांज, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूएसए के बारे में कुछ रियलिटीज़ हम देखने वाले हैं। और लास्ट जो टॉपिक है ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है और क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। बहुत सारा मैप वर्क भी आज हम करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है। अगर आपने जो लास्ट सेल चल रहा था, फॉर वट एवर रीज़न अगर आप उसका लाभ नहीं उठा पाए, तो लोहरी सेल इज़ ऑन। 14 जनवरी 2021 तक ये लोहरी सेल चलेगा। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, पहला जो टॉपिक है दैट इज़ डिस्कम्फर्ट जोन्स। इंडियन एक्सप्रेस का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और कैनेथ जो हैं ये यूएसए के एम्बेसडर थे, यूएसए के डिप्लोमेट थे, यूएसए के राजदूत थे। भारत में उनको पोस्ट किया गया था और अभी कुछ दिनों पहले ही वो रिटायर हुए हैं। तो अपना जो फेयरवेल एड्रेस था, गुड बाय एड्रेस में, उन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात की और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ चैलेंजेस के बारे में भी बात की है। और ये बताया है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप हैं, जो टाइज हैं, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये पिछले लगभग 3 सवा 3 साल का जो उनका टेन्यर रहा, उसमें भारत और यूएसए के बीच में क्या क्या हुआ। एक रिवीजन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑफ कोर्स एक्सपांड हुआ है। भारत वैसे तो यूएसए का एक अच्छा मित्र था ही, लेकिन पिछले 3-4 साल में जब से मिस्टर ट्रंप आए हैं तो बहुत सारी डिफेंस की डील्स भी हुई भारत और यूएसए के बीच में। फिर जब चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एलएसी इश्यू, तो यूएसए वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, जो पहले देशों ने जो रिएक्ट किया उसमें से एक देश था यूएसए। यूएसए ने चाइना का विरोध किया और ओपनली ये कहा कि यूएसए जो है वो भारत के साथ हैं। जो एक मीटिंग हुई थी जापान में, उस मीटिंग में, क्वाड की जो मीटिंग हुई थी, उस क्वाड की मीटिंग में तो यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा जाता है, तो उन्होंने तो क्लियरली चाइना का नाम लेते हुए चाइना के ऊपर वर्बल आक्रमण किया। उन्होंने चाइना के बारे में कहा कि चाइना ये करा है, वो करा है, थिंग्स लाइक दैट। और भारत उस टाइम पर चुप रहा। भारत ने डायरेक्टली किसी देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन यूएसए ने तो क्लियरली चाइना का नाम भी ले लिया। तो यस, यूएसए ने भारत को ऐसे मैटर्स में सपोर्ट भी किया है। एक नेगेटिव चीज़ जो है वो है ट्रेड, राइट? ट्रेड को लेकर इतनी कोई ख़ास चीज़ दोनों देशों के बीच में नहीं हुई है। हाँ, रेगुलर ट्रेड जो है वो चलता रहा है, लेकिन मिस्टर ट्रंप जो है उनका ज़्यादातर फोकस जो है वो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर ज़्यादा था। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन क्या होता है ट्रेड डेफिसिट। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, ए एंड बी। तो ए ने बी को 10 रुपये का सामान बेचा और बी ने ए को 5 रुपये का सामान बेचा, राइट? तो ये जो दोनों ए और बी के बीच में जो ट्रेड है उसका टोटल कितना हुआ? 15 रुपीज़ का दोनों ट्रेड कर रहे हैं, टोटल ट्रेड।
लेकिन ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? ऑफ कोर्स ए को होगा, क्योंकि ए ने 10 रुपए का सामान बी को बेचा है और 5 रुपए का सामान उनसे खरीदा है, तो 5 रुपीज़ का ट्रेड ए जो है वो ज़्यादा कर रहा है, तो ये ट्रेड जो है ये ए के फेवर में है, राइट? दिस इज वन थिंग। दूसरी जो चीज़ है ट्रेड, और ये ट्रेड की बात होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि यहां पर भले ही ए जो है वो बी को ज़्यादा सामान बेच रहा हो, लेकिन ए ने बी के बिजनेस में लेट्स से 50 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और बी ने कुछ 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो सी कि 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट ट्रेड जितना है उससे कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो ए ने बी के बिजनेस में किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बी फायदे में है, इट? क्योंकि बी को इन्वेस्टमेंट भी मिला है, भले ही वो सामान कम बेच रहा हो ए को, लेकिन सी हो सकता है, डी हो सकता है जिसको बी जो है वो ज़्यादा सामान बेच रहा हो। लेकिन मिस्टर ट्रंप का जो फोकस था वो सिर्फ ट्रेड डेफिसिट, ए और बी में जो सिचुएशन थी उसको लेकर था, सिर्फ ट्रेड को लेकर था। इन्वेस्टमेंट के बारे में वो कोई इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते थे, इन्वेस्टमेंट को इतना ज़्यादा फोकस, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है दो देशों के बीच में वो काफ़ी विजिबल होता है, वो नंबर्स काफ़ी दिखते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है इट्स मोर लाइक क्वालिटी, कि आपने उस देश में, तो भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यूएसए में किया है, भारत के बहुत सारे बिजनेसेस ने यूएसए में काफ़ी इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। तो लेट्स होप कि जो बाइडन के आने से ओवरऑल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा। इंडो पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स जो हैं वो काफ़ी कन्वर्ज हुए हैं। कन्वर्ज का मतलब है काफ़ी मिले हैं, एक प्रकार का संगम हमें यहाँ पर देखने को मिला है यूएसए और इंडिया के बीच में। नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी ये जो रेड वाली लाइन है दैट इज़ इंडो पैसिफिक, और ये येलो टाइप जो डॉट्स हैं दैट इज़ एशिया पैसिफिक। तो पहले मुझे पता है कि मैंने इंडो पैसिफिक के बारे में आज से कुछ सालों पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज ऑल अबाउट एशिया पैसिफिक, ज़्यादातर एशिया पैसिफिक की ही बात होती थी, क्योंकि उस टाइम पर भारत जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्लेयर, वैसे भारत हमेशा से एक ग्लोबल प्लेयर रहा है, लेकिन हमारा वेट उतना ज़्यादा नहीं था, हमारा इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इकोनॉमी जैसे जैसे हमारी ऊपर आती गई और बदलाव जो हमें देखने को मिले भारत की इकोनॉमी में, और ग्लोबल लेवल पर भी भारत का एक एंगेजमेंट इंक्रीज होने लगा, तो अब दुनिया के ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज हैं लाइक फॉर एग्जांपल यूएस है, तो वो भारत को नोटिस करते हैं। तो इंडियन ओशियन जो है ये भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत की भारत एक लिटोरल स्टेट है। लिटोरल यानी कि एक ऐसा देश जो किसी ओशियन या फिर किसी सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इंडिया इज़ ए लिटोरल स्टेट ऑफ इंडियन ओशियन। अब पैसिफिक की बात करें, दिस इज पैसिफिक हियर, तो यूएसए जो है वो पैसिफिक का एक लिटोरल स्टेट है, और यूएसए का इन्वेस्टमेंट लगभग बहुत सारे देशों में है। यूएसए का मिलिट्री प्रेजेंस भी पैसिफिक ओशियन में है, इंडियन ओशियन में भी है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो आइलैंड हैं एटलास खोलें। इंडियन ओशियन का अगर कोई मैप है या फिर गूगल पर जाइए, और यूएसए का एक आइलैंड है, इनफैक्ट ये ब्रिटेन का आइलैंड है, और ये आइलैंड लीज पर दिया गया है यूएसए को। तो इस पर्टिकुलर आइलैंड का नाम क्या है बताइए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम बार इसका जिक्र होता है न्यूज़ में, लेकिन इसके ऊपर से आपको प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गिव मी द नेम ऑफ दैट आइलैंड, ये आज का आपके लिए एक प्रश्न है। तो ओवरऑल इंडिया, ये पैसिफिक ओशियन जो है वो यूएसए के लिए, इंडियन ओशियन इंडिया के लिए। नाव दोनों जगह पर ट्रेड करने के लिए ये जो पूरा रूट है, राइट, ये भी सिक्योर रहे, फ्री रहें, ये भी दोनों देशों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंडो पैसिफिक को लेकर भी काफ़ी प्रोग्रेस हमें देखने को मिला है। क्वाड फॉर एग्जांपल, राइट, जो ये भी एक ऐसी चीज़ है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसमें 4 देश इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मिलकर अभी कुछ टाइम पहले ही 1-1.5 महीने पहले एक मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज भी की अंडमान निकोबार, और दोनों जगह पर, यहाँ पर अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल रीजन में और अरेबियन सी में, दोनों जगहों पर ये 4 देशों ने मिलकर एक मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज भी की।
भारत ने यूएसए से काफ़ी एडवांस्ड सिस्टम्स भी खरीदी हैं और दोनों देशों के बीच में ये इम्प्रूव्ड इंटरऑपरेबिलिटी ये भी हमने साइन किया है। तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले भी हम बात कर रहे थे कि ट्रेड जो है वो साइड ट्रैक होते जा रहा है, लेकिन डिफेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स हुए हैं, थिंग्स लाइक दैट। जो जस्टर यानी कि जो एम्बेसडर साहब के बारे में हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक पॉइंट हमारे सामने रखा। ये जो फेयरवेल उनकी स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा कि भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस और जो डाइवर्सिटी की एक जो कमिटमेंट है भारत को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा देश कितना डाइवर्स है, एज वी ऑल नो। हमारा देश एक प्लूरल सोसाइटी रहा है। हमेशा से भारत ने नए आइडियाज़, नए रिलीजन्स, इन सारी चीज़ों को हमेशा एक्सेप्ट किया है। तो जब आप किसी चीज़ में बेस्ट होते हैं और अगर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा भी अगर कम होता है तो लोग जो हैं उसको ज़्यादा नोटिस करते हैं। सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद इंडिया एज वेल। इंडिया में जिस प्रकार से जो चीज़ें थोड़ी बहुत, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आई डोंट बिलीव कि हमारा देश रिलीजियस इनटॉलरेंट बन चुका है, हमारी सोसाइटी इनटॉलरेंट बन चुकी है। नो, टॉलरेंस इनटॉलरेंस ये शब्द भारत के लिए फिट बैठते ही नहीं है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि टॉलरेंस क्या है, मीन्स किसी को टॉलरेंस बर्दाश्त करना, राइट। तो मुझे कुछ पसंद नहीं है, देन एज वेल आई एम सेइंग ओके चलो ठीक है, तो दैट इज टॉलरेंस। भारत टॉलरेंट देश कभी नहीं रहा। भारत हमेशा से एक एक्सेप्टेंट देश रहा है। हमने चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। इफ यू गो थ्रू आवर हिस्ट्री यू विल फाइंड कि हमने ये टॉलरेंस कोई चीज़ ही नहीं थी। टॉलरेंस इज लाइक लोअर कैटेगरी, उससे ऊपर एक हायर लेवल है एक्सेप्टेंस। तो भारत का विचार, भारत का वे ऑफ लाइफ जो है, इट हैज़ ऑलवेज बिन एन एक्सेप्टिंग सोसाइटी। तो थोड़े बहुत भी अगर इश्यूज होते हैं तो फिर लोग जो हैं वो इसको काफ़ी नेगेटिव, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसे इश्यूज होने ही नहीं चाहिए। रिलीजन को लेकर झगड़े और पॉलिटिकल जो लोकल पॉलिटिक्स है हमारे देश का, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो इसमें अगर इस प्रकार की नेगेटिविटी के इलेक्शन जीतने के लिए धर्म का दुरुपयोग किया जाता है तो ये सारी चीज़ें देश के हित में बिल्कुल नहीं है। USA इज़ नॉट हैप्पी अबाउट S-400 मिसाइल सिस्टम जो हम रशिया से खरीदने वाले हैं, तो इसको लेकर भी USA खुश नहीं है। दोनों देशों की बात करें तो दोनों देश एक छोटी सी डील को भी साइन नहीं कर पाए और फ्यूचर जो है वो FTA मीन्स मेन जो गोल है दोनों देशों का वो ये है कि ट्रेड को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेवल पर ले जाएं। भारत ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया है, इसमें USA को कोई वो नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि हमने RCEP को ज्वाइन नहीं किया है। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक डिस्कशन चल रही है, एक लंबा टाइम हो गया और हमने इसके ऊपर अभी प्रोग्रेस नहीं देखा है। और चाइना ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक बहुत बड़ी डील यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर ली है और चाइनीज़ इकोनॉमी की बात करें तो हम धीरे धीरे उनसे दूर जाते जा रहे हैं। तो ये सारा ओवरऑल एक बिग पिक्चर है और इस बिग पिक्चर में भारत और USA की बात करें तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, फिर ये जो अब जो बाइडन साहब आएंगे तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो वैसे भी ह्यूमन राइट्स और इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जानी जाती है उसकी पार्टी, राइट, कंपेयर टू रिपब्लिकन्स। तो भारत के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर जो है वो हो सकता है और रिलेशनशिप जो है दोनों देश के उसमें कुछ टर्बुलेंस, कुछ स्पीड ब्रेकर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो भारत को सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज चल रहे हैं उसको अब USA नोटिस करने लगा है। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। हमारी इमेज जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर लोग ये समझेंगे कि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, हम प्रोटेक्शन मोड में आ चुके हैं और हम ऊपर से हमारी सोसाइटी इनटॉलरेंट है, तो फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छी बात नहीं होगी। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए डियर फ्रेंड्स चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें।
आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है कासिम सुलेमानी। लास्ट ईयर, 1 साल पहले 2020 में 3 जनवरी को यूएसए ने जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया लीडर थे एक अबू महदी अल मुहांदिस, ये दोनों को असैसिनेट कर दिया, इन दोनों की हत्या कर दी, ऊपर से एक बॉम्ब गिराया और ये दोनों जो हैं वो मर गए। अब ये कासिम सुलेमानी जो हैं वो बहुत ही फेमस व्यक्ति थे ईरान में, उनकी लोक चाहना बहुत ज़्यादा थी, उनको नंबर 2 कहा जाता था। अयतोला के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई व्यक्ति था तो कासिम सुलेमानी थे, और ये बहुत ही शक्तिशाली भी थे। उन्होंने पूरा एक जो प्रॉक्सीज़ का ग्रुप है, प्रॉक्सीज़ यानी कि जैसे पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करता है। ओपनली पाकिस्तान वॉर नहीं करता है, लेकिन ऐसे घुसपैठियों को यहाँ पर छोड़ देता है और आतंकवादी गतिविधियाँ करने की कोशिश करता है। तो ऐसे जो प्रॉक्सीज़ हैं उसमें आपने हिज़बुल्लाह का नाम सुना होगा। हिज़बुल्लाह नाम का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इनके प्रॉपर जो कोई लीडर थे, उनको गाइड करने वाले व्यक्ति, उनका पूरा एक ही वॉज द मेन पर्सन। तो ऐसे व्यक्ति की यूएसए ने हत्या कर दी और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी फ्यूनरल में आए, उनको ईरान का हीरो माना जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसके बाद ईरान जो हैं इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति की हत्या कर दी, तो फिर ईरान काफ़ी गुस्से में था और ईरान की सरकार ने ये भी कहा कि इनफैक्ट वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी पब्लिक में रोते हुए नज़र आए और उन्होंने कहा कि इसका एक बहुत ही ख़तरनाक बदला हम लेंगे। कुछ टाइम के बाद ईरान ने एक मिसाइल छोड़ी और इस मिसाइल में यूक्रेनियन पैसेंजर प्लेन जो हैं उसको तोड़ दिया। ईरान को लगा कि ये यूएसए का एक जेट है, लेकिन ये एक ह्यूमन एरर हो गई और एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं डिबैकल हो गया, एक फियास्को हो गया कि आपने एक पैसेंजर जेट को तोड़ दिया। कितने सारे मासूम लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ टाइम बाद ही ये पेंडेमिक की शुरुआत हुई, कोविड-19 की। तो उस टाइम पर ये बदला सारी चीज़ें पीछे चली गई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ईरान में भी बहुत सारे केसेस थे। इनफैक्ट उनकी जो कैबिनेट है उसके 50% से भी ज़्यादा नेताओं को कोविड-19 हो चुका था। तो उस टाइम पर हमें ईरान फ्लिप फ्लॉप में नज़र आया। कई बार ईरान ये कहता था कि हम ठीक हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और कुछ टाइम पर ईरान ने ये कहा कि यूएसए ने हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए तो इसकी वजह से हमें फाइनेंशियल एड की आवश्यकता है। तो ये मिक्स एक अप एंड डाउन सिचुएशन हमें ईरान की देखने को मिले। फिर लेबनान नाम का जो देश है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ऑफ कोर्स आप इसको लेट्स ज़ूम इट अप अ लिटिल बिट तो मैं आपको दिखा दूं। आई होप आपको दिख रहा होगा। यस, तो दिस इज़ लेबनान हियर। ये बेरूट है, राइट, इट्स कैपिटल ऑफ दिस कंट्री लेबनान। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। रिमेंबर लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन 2020 में यहाँ पर हुआ। तो उसकी वजह से जो हिज़बुल्लाह है, जिनकी सरकार थी यहाँ पर, तो वो भी काफ़ी वीक हो गए। तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। फिर इज़राइल और अरबिक देशों के बीच में अब्राहम एकॉर्ड्स, यूएई और बहरीन ने इज़राइल के साथ एक डील की। अब बात हो रही है, कुछ टाइम पहले जो बेंयामिन नेतन्याहू हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, वो सऊदी में गए थे, सऊदी की एक विज़िट उन्होंने की। और अब बताया जाता है कि इज़राइल, सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, ये सारे देश जो हैं वो मिलकर, ये सारे देश जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल लाइक सिचुएशन थी। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है यू नो इट वेरी वेल, राइट, कि एक तरफ है ईरान, एक तरफ है इज़राइल और एक तरफ है सऊदी और दूसरे देश। तो ये सभी देशों का एक कॉमन दुश्मन है, दैट इज़ ईरान। और ये दोनों देश जो हैं या फिर ये जो ग्रुप हैं उसका सपोर्टर है यूएसए, और यूएसए भी ईरान का एक जानी दुश्मन है। तो सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है। अब कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो ईरान के लिए हुई, दैट वाज रशिया ने, यूएसए ने जो एक अटेम्प्ट किया था कि आर्म्स एम्बार्गो लगाया जाए, एक सैंक्शन लगाया जाए, तो इसको रशिया ने ब्लॉक कर दिया। जो न्यूक्लियर डील है, टू बी ऑनेस्ट, उसमें ईरान का कोई कसूर नहीं था, लेकिन ट्रंप साहब ने
काफ़ी गलत डिसीजंस लिए, और अब ये खबर आ रही है कि ईरान जो है वो अपनी स्टॉक पाइल, अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जो प्रोसेस है वो ईरान ने स्टार्ट कर दी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी डील साइन हुई थी। ये पूरी डील को बर्बाद कर दिया मिस्टर ट्रंप ने, और अब एक और दुर्घटना हुई, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी हत्या की गई। तो रिमेंबर, हमने कहा था कि ये एक प्रकार से इजराइल का एक मूव हो सकता है। इजराइल नहीं चाहता कि यूएसए और ईरान जो हैं वो मिलकर ये ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो मीन्स इजराइल भी नहीं चाहता। तो इस प्रकार के अटैक से कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा ईरान, और इसी रिएक्शन को हाईलाइट किया जाएगा कि देखिए दिस कंट्री इज़ वेरी एग्रेसिव एंड थिंग्स लाइक दैट। जो बाइडन ये कहते हैं कि ये JCPOA जो है उसमें ईरान न्यूक्लियर डील में अरब नेशंस भी ऐड होने चाहिए। ईरान ने कहा है कि जो पुरानी डील 2015 की जो डील है उससे ना तो कोई चीज़ ज़्यादा, ना तो उससे कोई चीज़ कम, यही हमें एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा नई कोई भी चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड अब ईरान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें छोड़िए और रिवेंज, हमें बदला लेना है। इतना सारा डैमेज हुआ है, साइंटिस्ट को मार दिया, सुलेमानी को मार दिया, तो वी नीड टू टेक रिवेंज। तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है यहाँ पर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, विकीलीक्स के फाउंडर, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इनका नाम है जूलियन असांज। जूलियन असांज जो हैं एक लंबे टाइम से इक्वाडोर की एम्बेसी जो लंदन में है वहाँ पर थे। विकीलीक्स जो हैं उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंशियल जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो दुनिया के सामने रखी। आई थिंक इट वाज बैक इन 2011 और समथिंग, जब 11-12 के बीच में कहीं पर विकीलीक्स ने ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक की, और फिर एम्बेसी स्टॉर्म की गई और इनको पकड़ा गया, एम्बेसी के बाहर निकाला गया। लगभग 7-8 साल वो एम्बेसी में रहे, इक्वाडोर की एम्बेसी में। तो उनको बाहर निकाला गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया। अब ब्रिटिश जज जो हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने इनका एक्स्ट्राडिशन यानी कि आप यूके से इनको यूएसए में केसेस चल रहे हैं तो यूएसए के हवाले सौंप देंगे, लेकिन इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश जज ने उनके एक्स्ट्राडिशन को ब्लॉक कर दिया कि आप इनको यूके से यूएसए के हवाले नहीं किया जा सकता। तो ये यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें इनके फेवर में हैं। जो जज हैं उन्होंने ये बताया है कि जो डिफेंस लॉयर्स ने ये कहा कि ये इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है जूलियन असांज के ऊपर, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनका वायलेशन हो रहा है, लेकिन जज ने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया। मिस्टर असांज का कहना यह है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन विकीलीक्स ने जो काम किया है ये पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म का काम किया है। उन्होंने पब्लिक के सामने जो सत्य हकीकत है वो सामने रखी। एंड टू बी ऑनेस्ट, बात भी सच है। उन्होंने जो दुनिया के सामने इंफॉर्मेशन रखी वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। एक तरफ यूएसए जो है वो फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। अभी हमने देखा कि जो एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि भारत में इंटॉलरेंस एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन सबसे ख़राब ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो है वो अमेरिकन मिलिट्री ने भी की है। 2007 में जो इराकीज़ के ऊपर बॉम्ब गिराए गए तो उस टाइम पर यूएसए के जो आर्मी पर्सनल हैं वो हंस रहे थे। ऐसा वीडियो सामने आया, मासूमों को मार दिया और वो लोग हंस रहे थे। विकीलीक्स ने ये भी फाइल निकाली कि हज़ारों ऐसे अफ़गान के जो सिविलियंस हैं, बेकसूर मासूम लोगों को भी यूएसए की फोर्सेस ने मार दिया है। तो अपनी गलतियां सुधारने और स्वीकारने से यूएसए भाग रहा है, और इनफैक्ट वो जूलियन असांज के पीछे भाग रहा है, क्योंकि यूएसए का कहना ये है कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायोलेट किया है। लेकिन ब्रिटिश लीगल सिस्टम को भी इसको एक एक कंपैशन तरीके से देखना चाहिए, और अगर किसी ने रियलिटी सामने रखी और ये रियलिटी है तो फिर जो इट्स लाइक किसी ने किसी का मर्डर किया और आपने बताया कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया, और अब वो मर्डरर जो है वो आपके पीछे भाग रहा है और पुलिस जो है वो
सपोर्ट कर रही है मर्डरर को। इस प्रकार की थोड़ी बहुत सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, येट वेरी इंपॉर्टेंट, बूस्टिंग इंडिया विद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। सन सू नाम के एक लेजेंडरी मिलिट्री थियोरिस्ट थे चाइना के, और सन सू ने यह कहा, युद्ध जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एलिमेंट है तो दैट इज फॉर नॉलेज। फॉर नॉलेज का मतलब है कि क्या होने वाला है वो आपको पता हो। भगवान तो नहीं है कोई, या फिर किसी के पास ऐसा टाइम मशीन नहीं है। फॉर नॉलेज इज मोर अबाउट एक डेडिकेटेड टीम हो आपकी, इंटेलिजेंस कलेक्ट करे, आपके पास डेटा हो, इन्फॉर्मेशन हो, उस इन्फॉर्मेशन को आप एनालाइज करें, नॉलेज क्रिएट करें और पता चले कि दुश्मन की कैपेसिटी क्या है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक वॉरफेयर की एक स्ट्रेटजी है। ज़माना बदल गया, वॉर करने के तरीके बदल गए, टूल्स बदल गए, लेकिन आज भी ये फॉर नॉलेज जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम एनिमी एट सी की बात करें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, कौन टेररिस्ट हैं, कौन पायरेट हैं, कौन क्रिमिनल हैं, कौन सी रोबर हैं। इतना बड़ा ओशन का रीजन है, वहाँ पर ढूंढना जो है ये नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन हाई ग्रेड सेंसर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो इंडियन नेवी कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही है दुनिया की अलग अलग, और यही चीज़ को हम कहते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, राइट। जो फॉर नॉलेज कलेक्ट करने के लिए व्हाट यू नीड इज़ दिस टूल्स एंड थिंग्स, और इसी को कहते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। अब इंडिया की बात करें तो भारत ने यहाँ पर मालदीव्स में, श्रीलंका है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा सेशल्स, इसके अलावा बांग्लादेश, वेयर इज़ बांग्लादेश, इट इज़ हेयर, फिर दूसरे भी देश हैं जैसे कि मॉरिशस, राइट। तो ये रहा मॉरिशस। तो ये देशों में भारत ने रडार स्टेशंस क्रिएट किए हैं, और आपको पता है कि ये वाला पोर्शन जो अंडमान एंड निकोबार के आसपास चाइनीज़ एक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, और भारत ने बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, ये अलग अलग जो देश हैं, हमारे देश में जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हैं IFC, तो IFC जो गुरुग्राम में है, तो वहाँ पर ये सारे देशों के लायजन ऑफिसर्स को पोस्ट किया गया है, और भारत ने भी अपने लायजन ऑफिसर्स को दूसरे देशों में पोस्ट किया है, और ऑस्ट्रेलिया, जापान, UK, USA, ये सारे देश भी लायजन ऑफिसर्स जो हैं उनको भारत में पोस्ट, ये गुरुग्राम की ऑफिस जो है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो कितने सारे देशों के साथ मिलकर हम जो हैं ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन हब क्रिएट कर रहे हैं। न्यू दिल्ली इज ऑल्सो अपिंग इट्स एंगेजमेंट इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। वेस्टर्न इंडियन ओशन ये वाला पार्ट जो है, दिस इज़ वेस्टर्न इंडियन ओशन, दिस इज़ ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो यहाँ पर हम हमारी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। और मादागास्कर जो हैं, हियर इज़ मादागास्कर, तो ये मादागास्कर देश जो हैं, तो वहाँ पर एक रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है RMIFC, तो वहाँ पर भी हम हमारे लोगों को पोस्ट करेंगे। यू कैन सी हियर, ये ईरान वाला पोर्शन है, दिस इज़ UAE, राइट। अभी जो मैप मैंने आपको दिखाया था तो आप इसको देख लीजिएगा। ये वाली जो एक छोटी सी लाइन है, दिस इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। तो यहाँ पर EMASOH, यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, तो यहाँ पर भारत ने एक अपने ऑफिसर को अबू धाबी में पोस्ट किया है, ताकि हम पर्शियन गल्फ, ये वाला रीजन जो है वहाँ पर क्या चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में क्या हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहे। फ्रांस हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। फ्रांस, इंडियन ओशियन में फ्रांस के कुछ आइलैंड्स हैं, एज यू कैन सी हियर, मेयोट, और यू हैव दिस रीयूनियन आइलैंड हियर। दूसरे भी ऐसे आइलैंड्स जो हैं वो फ्रांस के यहाँ पर हैं। तो फ्रांस एक इंडियन ओशियन का लिटोरल स्टेट है, और दोनों देशों के बीच में 2019 में लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी साइन हुआ। अब ये सारी चीज़ें तो भारत ने की, लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी काफ़ी तरक्की कर रहा है। चाइना ने कुछ ऐसे सबमरीन्स बनाए हैं जिसको डिटेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी कि चाइना ने कुछ शाफ्ट रिम ड्रिवन पंप जेट्स क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से सबमरीन की आवाज़ नहीं आती है, या फिर कम से कम आवाज़ क्रिएट करती हैं, तो उनको डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट। कल मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था चाइनीज़ अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल के बारे में, राइट। तो
ये भी डिप्लॉय किए गए थे इंडोनेशिया के आइलैंड के इर्द गिर्द। और इन सारी चीज़ों को फाइट करने के लिए भारत ने 2 सी गार्डियन ड्रोन्स जो हमने यूएसए से लीज में से लिए हैं, तो इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 9 P-81 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं, 9 और एयरक्राफ्ट हम यूएसए से ख़रीदने वाले हैं। कुछ को लीज करेंगे, कुछ को ख़रीदेंगे। ये भी कहा जाता है कि जापान की मदद से भारत जो हैं वो अंडर सी सबमरीन सेंसर्स अंडमान निकोबार आइलैंड के इर्द गिर्द फिट करने वाला है, इंस्टॉल कर रहा है, ताकि हम चाइनीज़ सबमरीज को डिटेक्ट कर सके। भारत का जो GSAT-7A जो हैं, ये मैरीटाइम इंफॉर्मेशन अपने हमारे पार्टनर्स जो बांग्लादेश और दूसरे देश जो हैं उनके साथ शेयर करने में मदद करेगा। और ये सारी चीज़ें सागर जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सागर इनिशिएटिव के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ों का बेनिफिट जो है वो ट्रेड के ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी आर डूइंग। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तब अपने फ्रूट्स डिलीवर करेगी जब रियल चेंज तब आएगा जब ये सारे देश एक दूसरे के साथ सीमलेस इन्फॉर्मेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टनर्स तो होते हैं, लेकिन देश जो है वो इन्फॉर्मेशन उतनी क्विकली शेयर नहीं करते हैं। तो जब ये इन्फॉर्मेशन स्मूथली एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे तब जाकर एक रियल जो, जैसे बताया मैंने, राइट, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट के इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जो फॉर नॉलेज है, राइट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू विन अ वॉर, या फिर अगर आपको वॉर को आपके दुश्मन का एनालिसिस करना है तो उसके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है। दिस आर फ्यू न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूपीएससी स्मार्ट कोर्स के ऊपर भी लोहरी सेल चल रहा है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।